अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाखर। आज के इस प्रोग्राम में हम रुख करेंगे बिहार का। बिहार में इंतखाबात आने वाले दिनों में होने वाले हैं और इन इंतखाबात से कबल ही हम ये देख रहे हैं कि बिहार में सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। एक जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह से वोटर लिस्ट के मामले को लेकर SIR का मामला शुरू किया गया और इसमें 65 लाख से ज़ायद जो वोटर्स थे उनको खारिज किया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर दौरा है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि आप जितने लोगों को आपने खारिज किया है उनके नामों को आप मुताल्लिक़ा जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करें। ये मामला एक हो गया जिसको लेकर अपोजिशन की जानिब से काफ़ी यानी इसकी मुखालिफत की गई और SIR का मामला मुतनाज़ा बनकर रह गया। ये मामला पार्लियामेंट में भी गूंजता रहा। पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन था इसमें हमने देखा कि इसके आगाज़ से लेकर आखिरी दिन तक यानी 21 अगस्त तक अपोजिशन की जानिब से मुसलसल मामला ये उठाया जाता रहा, मुतालबा किया जाता रहा कि SIR के मामले पर बहस की जाए। न सिर्फ SIR का मामला बल्कि ये मामला आगे चलकर जिस तरह से बेंगलुरु के एक हलके में कांग्रेस की जानिब से जिस तरह से दावा किया गया, राहुल गांधी की जानिब से जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंटेशन पेश किया गया और जिसमें यह दावा किया गया बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन से हासिल करदा वो तमाम यानी दस्तावेज़ात उनकी बुनियादों पर ये मुल्क को बताया गया कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर वोट की चोरी हुई है और इसमें खुर्द-बुर्द हुआ है, इसमें बहुत सारों को निकाला गया, बहुत सारों को ऐड किया गया, इस तरह का दावा किया गया और इस मामले ने काफ़ी जो है हम ये कह सकते हैं कि मुल्क भर में एक तशवीश पैदा कर दी और वोटर्स का जो एक एतमाद होता है उसको कहीं ना कहीं मुतज़लज़ल किया। ये मामला काफ़ी गरमाया और इस पर बहस का आगाज़ हुआ और अपोजिशन तमाम अगर हम कहें कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडिया इत्तेहाद में जितनी जमातें जितनी पार्टियां हैं उन सभी ने मिलकर इस मामले को आगे किया और सरकार से जवाबदेही तलब की और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से काफ़ी ताख़ीर से ये कहा जा रहा है कि जवाब फौरी तौर पर नहीं दिया गया, बाद में दिया गया, एक वक्त के बाद दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब मिला उसमें तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया और राहुल गांधी से कहा गया कि जितने वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और इन्हें 7 दिनों का वक्त दिया गया और कहा गया कि आप इस हवाले से हल्फनामा दाखिल करें या फिर देश से माफ़ी मांगे। यानी मामला बिहार से निकलकर सारे देश के हवाले से हो गया और इसी को लेकर कांग्रेस की जानिब से, इंडिया इत्तेहाद की जानिब से वोट अधिकार यात्रा का आगाज़ किया गया और वो बिहार में चल रही है। बिहार में इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है उसी का हम अहाता करेंगे और उसी हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे कि SIR का मामला क्या है, ये वोट चोरी का मामला क्या है और जिस तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं वो मामला क्या है, क्योंकि ये मामला मामूली नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया है और इस जमहूरिया की असास, इस जमहूरिया की अगर बुनियाद है तो वो यहाँ का इलेक्शन का प्रोसेस है, इंतखाबात का प्रोसेस है। अगर इंतखाबात का प्रोसेस ही यानी इसी पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे तो सोचे फिर क्या होगा। बहरहाल ये चीज़ हम देख रहे हैं SIR के मामले से लेकर जो बेंगलुरु के एक हलके में जिस तरह से वोटों के हवाले से कहा गया अपोजिशन की जानिब से या फिर कांग्रेस की जानिब से जो सवालात खड़े किए गए, इलेक्शन कमीशन से सवालात किए गए, बहरहाल जो जवाब मिला वो नाकाफ़ी बताया जा रहा है। और इसी को लेकर इस वक्त जिस तरह की सियासत चल रही है, बिहार का हम रुख करेंगे, बिहार के हालात की हम बात करेंगे, बिहार में तरक्की के जो दावे किए जा रहे हैं उस हवाले से भी हम जांचेंगे और इस हवाले से देखना चाहेंगे कि वाकई डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ है वाकई वहाँ की तरक्की किस तरह की हो रही है और अपोजिशन की जानिब से इस वक्त जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें कितना दम खम है। और न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार को एक हम मॉडल समझते हुए, हम जिस तरह से गुजरात मॉडल की भी बात की गई,
तो बिहार के हवाले से भी, हम सारे देश के हवाले से जो मरकज़ी सरकार की जानिब से, एनडीए की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुनियाद होगी, और हमने आज के प्रोग्राम का उन्वान भी दिया है, जमहूरियत की खतरें, जो वैल्यूज़ हैं डेमोक्रेसी की, और इसके साथ साथ हमारा इलेक्शन या हमारे इलेक्शंस, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं हमारे मौजूद मेहमान एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब, जो गहरी नज़र रखते हैं सियासी मामलात पर। बिहार तो खैर उन्हीं की रियासत है, तो सारे मामलात पर वो गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे जमहूरी वैल्यूज़ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारी ख़तरें हैं, उस हवाले से भी जब भी हम उनसे वक्त लेते हैं वो वक्त इनायत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संतोष कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। खैर मकदम है आपका इस खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में। जी संतोष साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। संतोष साहब, सबसे पहले हम तो बात करेंगे बिहार के हवाले से मुकम्मल तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री की बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। चाहे वो लाल किले से हो, उन्होंने वो बात की, चाहे वो बिहार में जब उनकी विजिट हुई तो उन्होंने वो बात की, और दूसरे मामलात पर तो हम बात करेंगे, लेकिन संगीन तौर पर यानी इस हवाले से फ़िक्र दिलाई उन्होंने, लोगों की तवज्जो कराई उन्होंने, और वो ये थी कि इंट्रूडर्स जो हैं, जो दरअंदाज हैं, जो घुसपैठिए हैं, ये मामला बड़ा संगीन है बिहार के लिए भी और सारे देश के लिए भी। जी संतोष कुमार साहब। जी 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 वकार साहब, बिल्कुल आपने सही बोला। हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, जमहूरियत में हैं, जी जिसमें प्रधानमंत्री की बातों को बहुत हम लोग सीरियसली लेते हैं। जी लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी ही बातों को सीरियसली नहीं लेते। और जहां तक बात है घुसपैठिए की और ये सारी समस्याएं अगर हैं, तो क्या कभी भी हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने आकर के इस बात की जिम्मेदारी ली कि मैं पिछले 11 साल इन चीजों पर काम करने में क्यों फेल्यूर रहा? क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी ये अपनी चुनावी सभा में या किसी कार्यक्रम में या कहीं भी इस बात की जिम्मेदारी ली कि जो हमारी पिछली सरकार थी वो इस मुद्दे पर क्यों काम नहीं कर पाई? बात यह है, इल्ज़ाम माफ़ करना, बात यह है कि इनकी तायीद करने वाले ये जो अपोजिशन वाले हैं ना, ये सभी, चाहे वो बिहार की पार्टियां हों, चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी हो जो अपोजिशन की, वो इन इंट्रूडर्स की जो है तायीद करते रहे हैं, हिमायत करते रहे हैं। ये उन्हीं का किया धरा है जो आज समस्या बन चुका है। क्या कोई तथ्य और कोई एविडेंस है ऐसा जिससे यह बात साबित हो रही हो कि जो विपक्ष की पार्टियां वो जो है घुसपैठियों की हिमायती है और प्रधानमंत्री की सरकार इसके विरुद्ध है, और 11 साल से सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने इस घुसपैठियों के विरुद्ध या ये नहीं हो इसके लिए कोई ठोस कदम उठाया है सरकार ने? वो कौन से कार्यक्रम है बता दें। देखिए, आसाम में चल रहा है, यानी सर मसला असम और बिहार का नहीं है। मेरा सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल पहले सरकार में आते हैं, पिछले 11 साल में उन्होंने कोई ठोस कार्यक्रम किया है? इससे क्या कोई ठोस योजना है उनके पास? अभी ऐलान किया है डेमोग्राफी मिशन का के हवाले से। सर ये तो सारे चुनावी मिशन है ना, ये तो सारे चुनावी मिशन है। अगर उनके ऑनेस्ट मिशन होते तो बिहार चुनाव से पहले और असम में मतलब जिस स्टेट में चुनाव होती है उसी स्टेट में इस तरीके के भाषण क्यों लिए जाते हैं? और जो पहले के प्रधानमंत्री जी के भाषण है वो सारे भाषण भूल गए। जो उन्होंने पहले जो वादा किया कि 2022 तक हम हर घर को हर गरीब आदमी को घर देंगे, उस योजना का क्या हुआ? उन्होंने जो पहले कहा कि हम हर घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देंगे, और उन्होंने दावा भी किया कि हमने पहुंचा दिया। और जब राष्ट्रपति के रूप में हमारी जो अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी की घोषणा हुई, उस बाद पता चलता है कि उनके अपने गांव में आज तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है, और आनन फानन में राष्ट्रपति जी के गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई। तो इस चीज को हम लोग कैसे देखें? प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की बातें कही जो मूलभूत क्वेश्चन है।
वो तो 7 निश्चय, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो 7 निश्चय पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीमें चलाई गई। मैं उस हवाले से आगे आपसे पूछूंगा। लेकिन जो समस्या, देखिए बात यहाँ पर यह है कि हमारे सेंटर की जानिब से और जो हमारी मरकज़ी सेंट्रल पावर है हमारा देश का, वो जिस तरफ देश को तवज्जो दिला रहा है, शायद वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, ज़रूर होंगी, ठीक है, करना चाहिए, उस पर भी जो है सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब तक जो मसला है जो बुनियादी तौर पर उससे हमको जो है उससे हम निपट नहीं लेंगे, तब तक जो है सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती। जो ये वैसा ही मसला है, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। जी जी जी। ये वैसा ही मसला है जैसे इस सरकार के लिए नोटबंदी जैसे मसले थे। जिस समय नोटबंदी की योजनाएं लाई गई, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन और चुनाव और विदेशी उनसे प्रभावित होकर के, इसका कोई मूल्य कारण नहीं था, कोई ठोस कारण नहीं था, और देश को खतरा लाया गया कि आतंकवादी जो है हमारे देश में इलीगल जो करेंसी है उसका वो करते हैं, रोटेशन, मतलब उसको वो फैला रहे हैं, और अगर हम नोटबंदी करेंगे इससे उनकी कमर टूट जाएगी। आप सरकार के दावे याद कर लें, आपको यही चीज मिलेगा। और जो इलीगल करेंसी थी उसकी मात्रा जो हम समझ पा रहे हैं वो बहुत कम थी, लेकिन उसके लिए पूरे देश को डीमोनेटाइजेशन में वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को चुकानी पड़ी, जिसके कारण हम बहुत पीछे हो गए। और फाइनली परिणाम ये आया कि जितने दावे किए गए डिमोनेटाइजेशन को करने के लिए, जितने वादे किए गए थे और जितने दावे किए गए, जिनकी कमर तोड़ने की बात की गई, वो सारी घटनाएं आज भी हो रही है। तो ये वैसी ही बातें हैं जिसको वो SIR कर रहे हैं, जिसको वो घुसपैठिए करें। क्या गृह मंत्रालय के पास कोई ठोस डाटा है जिसके आधार पे वो बता दें कि कितने % लोग हैं? अगर कोई घुसपैठिया है तो उसको हमारी गृह मंत्रालय अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? क्या चुनावी मसला है ये? इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का काम है SIR करके क्या किसी व्यक्ति को हम अरेस्ट कर सकते हैं? बात यहाँ पर यही तो है कि वही तो प्रोसेस चल रहा है भाई। अभी इलेक्शन है तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो काम करेगा, उस पर जो है अब फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो अपना काम कर रहा है तो उसको रोका जा रहा है। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ को इख्तियार कर रहे हैं ताकि इस घुसपैठिए के मामले से जो है निपटा जा सके, तो वहाँ पर भी जो है अपोजिशन उसको भी जो है क्रिटिसाइज़ करती है, उसके भी ख़िलाफ़ है। तो जो काम किया जा रहा है तो फिर उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं, यात्राएं शुरू कर दी जाती हैं। सर मसला वो नहीं है जी, मसला यह है भाई ये रोटी रोजी छीन रहे हैं, इंट्रूडर्स जो हैं रोटी रोजी छीन रहे हैं। सर इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ, महिलाओं को निशाना बना रहे हैं। सर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं इस मसले को जी। अगर कोई घुसपैठिए हमारे घर में आता है जी, या कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारी इजाजत के बगैर अगर हमारे घर में आता है तो वो कानून में जो ऑफेंस होता है उसको हाउस ट्रेसपास बोलते हैं जी। एम आई राइट? या एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर कोई हमारी टेरिटोरी में आता है जी, तो ट्रेसपास तो उसने किया ना, हाँ, तो ट्रेसपास करके वो वोटर बन रहा है, ठीक है जी। अगर इलेक्शन कमीशन के वर्जन को हम एज इट इज मान लेते हैं तो जैसे उसने ट्रेसपास किया वही हमारे अकाउंट, हमारी टेरिटोरी के साथ ऑफेंस तो हो गया ना। तो जो गृह मंत्रालय है जिसका ये काम है वो इन चीजों पर एक्शन क्या ले रही है? क्या हम किसी पेड़ को अगर हमें पानी पटाना है तो क्या हम पत्ते पे पानी पटाएंगे या जड़ में पानी पटाएंगे? संतोष कुमार साहब, हर सवाल का आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, अगर हम उनको दावत इनवाइट करते हैं लेकिन वो एहतियात करते हैं, नहीं आते ज़्यादा, वो उनके पास जवाब ये मिलेगा आपको कि ये आज का नहीं है, ये पहले का किया जा रहा है जिसको हम अभी रिफॉर्म कर रहे हैं। ये पहले वालों ने जो है सारी छूट दे दी थी जिसकी वजह से भर भर कर आ गए, उसको हम सुधार रहे हैं आज। आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जी जी, मेरा ये कहना है कि आप बिल्कुल सुधारें, आपके पास सरकार है और आपकी दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अगेंस्ट जनता सड़कों पे उतरेगी। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी में विफल रहे हैं पिछले 11 साल से, जो आपको करना चाहिए था अगर ऐसा है तो
जी। सबसे बड़ा रीजन यह है कि ये जो काम हो रही है चुनाव आयोग के द्वारा, ये वैसा ही काम है कि पेड़ के जड़ में पानी न पटा करके जो है पत्ते में पानी पटाई जा रही है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलने जा रहा है। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति हमारी टेरिटोरी में एंटर किया है, तो वैसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और वैसे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, ना कि जो है ये वोटर लिस्ट और SIR किया जाना चाहिए। अब ये बताइए कि बिहार की अगर हम बात करें 12-13 करोड़ आबादी है जी। उस 13 करोड़ आबादी में अगर हम गृह मंत्रालय की बातों को, सरकार की बातों को और चुनाव आयोग की बातों को एज इट इज मान लेते हैं, कितने % लोग होंगे जो दूसरे देशों से आए हैं? उनका आंकड़ा कितना हो सकता है जी? उनका आंकड़ा कितना हो सकता है? 2%, 1.5%, आधा %? अब अगर 1%, 1.5% और आधा % के लिए आप जो है 100% लोगों को परेशान करो, और परेशान करने के बाद आपने जो लिस्ट बनाई है 11 डॉक्यूमेंट की, वो वैसी डॉक्यूमेंट है जो असामान्य रूप से आम आदमी के पास नहीं होती है। अब मैं पूछ रहा हूँ चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग डाटे के साथ मुझे बता दे कि इस देश के कितने % स्पेशली बिहार जैसे स्टेट के कितने % लोग हैं जिनके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा, जो बोर्ड और यूनिवर्सिटी का कोई मान्य सर्टिफिकेट होगा, कितने % लोग हैं जिनके पास ST SC OBC का प्रमाण पत्र बना होगा जी? बर्थ सर्टिफिकेट की बात की। अगर मैं हूँ, मैंने अगर मैट्रिक नहीं की, इंटर नहीं की, ग्रेजुएशन नहीं किया, मुझे अगर कहीं जॉब के लिए फॉर्म नहीं भरना है, कोई OBC और ST SC का लाभ नहीं लेना है, तो क्या मैं ST SC OBC का सर्टिफिकेट बनवाता हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जो मैट्रिक इंटर नहीं किया हो उसमें कोई ST SC OBC का सर्टिफिकेट बनवाया होगा। और तीसरी बात कि जो 70 साल में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी विकसित हुई और विकसित होने के बाद 2 सबसे बड़ी ID बनी जी, उसमें इलेक्शन ID था और वोटर आधार कार्ड था जी। ये 2 ID सबसे कॉमन और सबसे बड़ी थी। जो इलेक्शन ID है, जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, पूर्व के सारे चुनाव आयुक्तों ने बनाया है, उसको ही ये नकार रहे हैं। मतलब कोई कमीशन जो है अपने ही बातों को से बैक हो रही है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसे कोई तथ्य हैं, कोई आंकड़े हैं जिसके आधार पर इलेक्शन कमीशन कह पाए कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन ID बना है उतनी ID फर्जी है? अब इलेक्शन कमीशन ने, संतोष साहब, ये कहा है इलेक्शन कमीशन ने, ये सिर्फ आज की सरकार का नहीं है बल्कि पिछली सरकारों का भी ये मुतालबा था कि ये रिफॉर्म्स और ये जो खामियां हैं इसको दूर करना चाहिए। तो इसके लिए हम कर रहे हैं। ये आज ही की ये भाजपा सरकार, NDA सरकार नहीं बोल रही है, पिछली सरकारों ने भी। सरकार की बात ही नहीं कर रहा मैं, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन जो अपने सारे जो वोटर ID है जिसको नकार रही है, पूर्व के जो वोटर ID, ऐसा क्या तथ्य है उसके पास जिसके आधार पे पहले की वोटर ID को नहीं मानी जाएगी और जो OBC का प्रमाण पत्र है उसको मान लिया जाएगा? तीसरा जो है गवर्नमेंट के जो ID होंगे, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है या रिटायर्ड एम्प्लॉई जो है, उनकी जो ID होगी वो मान ली जाएगी। आप बता दीजिए कि देश में कितने % लोग गवर्नमेंट जॉब में थे और हैं? तो अगर आप जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका परसेंटेज या जो थे उनका परसेंटेज, जो इस देश में मैट्रिक पास कर चुके हैं, जो लिटरेसी रेट है बिहार की वो कितनी है? जो बच गए, मान के चलिए कि लिटरेसी रेट की हम बात करें तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि बिहार जैसे प्रदेश में 90% से ज्यादा का लिटरेसी रेट है। बिल्कुल भी नहीं, 70 से 80% समझ जाएगा जी। तो अब ये बताइए कि अगर हम 20% ही मानते हैं तो वो 20% लोग कैसे प्रूव करेंगे कि हम जो है इस देश के नागरिक हैं और मेरे पास जो है मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। अब आधार बहुत सारे लोगों ने बना लिया, बस शायद ऐसे ही बना लिया तो इट्स योर फॉल्ट ना। अगर आधार लोगों ने गलत तरीके से बनवा लिए तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए लोगों को विक्टिमाइज क्यों किया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट ने जो सुविधाएं दी, जो क्राइटेरिया दिया और जन आधार केंद्र जो बनाया, और जन आधार केंद्र में गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं,
मतलब गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट एम्प्लॉई होते हैं, गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, उन लोगों को जो गाइडलाइन दी गई उसी के आधार पे तो आधार बनाया गया। या आधार बनाने की प्रक्रिया विपक्ष ने अलग से कहीं से शुरू किया था। ये तो विपक्ष ने नहीं किया ना, पिछले 11 साल से आप सत्ता में है जी। जो आपने आधार बनाने की प्रोसेस एस्टेब्लिश की उसी के थ्रू बनाई जा रही है, और आज आप एकाएक यू टर्न मार करके कर रहे हैं। संतोष साहब देखिए जी प्लीज, इन चीजों को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जरूर जी जी। एक बार एक फिल्म फेस्टिवल में जो है तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आई हुई। हाँ। और इंदिरा गांधी की एक फिल्म दिखाई गई उनको, और उस फिल्म पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो हॉलीवुड की फिल्में हैं वो बहुत बेहतर होती हैं और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके सामने कहीं खड़ी नहीं हो पाती है जी, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और करके इंटरनेशनल लेवल की फिल्में बनानी चाहिए। हाँ। इस कमेंट को सुनने के बाद जो हमारे देश के सबसे बड़े एक्टर दिलीप कुमार साहब को बोलने का मौका मिला, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बताई है। सोसाइटी जो होता है, किसी भी देश का जो सोसाइटी होता है वो जो है उस देश की सोसाइटी, उस देश का जो कंडीशन होता है ना, फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन और सोशल कंडीशन, उसका आईना होता है जी। जितनी समृद्ध देश होगी उतना ही विकसित जो है फिल्म इंडस्ट्री होगी। और फिल्म इंडस्ट्री कोई अपवाद नहीं है। जो देश अगर पिछड़ेपन से गुजर रहा हो वहां पे फिल्म इंडस्ट्री एकदम उछाल मार करके एकदम विकसित हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो देश का विकास होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। जितना जो है देश विकसित होगा उतना ही विकसित यहाँ की जो इकोनॉमी है वो होगी, यहाँ के बिजनेसमैन उसी हिसाब से होंगे, यहाँ के जो एडवोकेट्स हैं उतना ही स्किल्ड होंगे, यहाँ के डॉक्टर उतना ही स्किल्ड होंगे, यहाँ के अदर प्रोफेशनल उतने ही स्किल्ड होंगे, जर्नलिज्म के लोग जो है वो भी उतना ही स्किल्ड होंगे। लेकिन जब ये विकास का जो सतत स्तर बढ़ता है तो ये सबका स्तर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, इसीलिए वो बढ़ता है। तो वैसे ही मैं माननीय प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि आपके जो देश का स्तर है, जिस देश में 10,000 की तो नौकरी नहीं मिल रही है, देश के पढ़े लिखे युवा ग्रेजुएशन करके, इंटर करके, पीएचडी करके नौकरी की तलाश में है, जिनको आप कहते हैं कि पकौड़े तलो। तो ये अगर देश का आपका जो सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन है, ऐसी कंडीशन में आप चुनाव आयोग ये क्यों उम्मीद करता है कि आपका जो वोटरशिप हो, SIR हो, वो बिल्कुल एकदम वर्ल्ड क्लास हो जाए? आप वर्ल्ड क्लास सोसाइटी बनाइए, आपका सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से मिलजुल करके विकास होता है, इंटरकनेक्टेड होता है सारा चीज। जैसे आपकी इकोनॉमिक डेवलप होगी, जैसे लाइफ स्टाइल डेवलप होगा, जैसे आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर बदलेगा, जो लिटरेसी रेट है जिस दिन 100% चले जाएगी उस दिन आप कर लीजिएगा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से। लेकिन आप अपने जो लिटरेसी रेट है उसको आप बढ़ा नहीं रहे, जो आपका इकोनॉमी है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोगों की सुरक्षा पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बेकार की बातें जो काम देश के गृह मंत्रालय को करना चाहिए उसकी बात आप चुनाव आयोग कर रहा है। और जो चुनाव आयोग आरोप लगा रहा है विपक्ष की पार्टियों पे, अब जो मसला सर जहां तक पहुंच चुका है कि राहुल गांधी जी ने खुलासा किया वोट चोरी का। और उस वोट चोरी के खुलासे के कुछ दिन बाद जो सत्ता पक्ष के नेता हैं अनुराग ठाकुर जी ने भी लगभग 3-4 कंस्टिट्यूएंसी का आरोप लगाया। और वो देश के सारे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी की कंस्टिट्यूएंसी की बात की, उन्होंने अखिलेश जी के कंस्टिट्यूएंसी की बात की। तो इस दोनों प्रकरण को देखने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव में हमारे यहाँ धांधली हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आज तक चुनाव आयोग ने इन लोगों पर सो कॉज FIR क्यों नहीं किया, और चुनाव आयोग ने एफिडेविट देकर के क्यों नहीं कहा कि हमारे यहाँ वोट की चोरी नहीं हुई है? एफिडेविट तो मांगा गया है राहुल गांधी से और 7 दिन का उनको वक्त भी दिया गया। राहुल गांधी से आपने क्या मांगा वो आपका और राहुल गांधी का मसला है जी। लेकिन आप पर अगर चोरी के आरोप विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों लगा रहे हैं तो आप एफिडेविट देकर के क्यों नहीं कर रहे हो कि मैं एफिडेविट दे रहा हूँ कि कोई दादी नहीं हुई है, और हुई है तो आप दीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध में कार्रवाई कर रहा हूँ।
अब देखिए राहुल गांधी जी और अनुराग ठाकुर का चुनावी जो कैरियर है वो खत्म क्यों नहीं होना चाहिए? उन पर अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उन पे कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर रहा है? क्यों चुप्पी साधे हुए? संतोष साहब, हो सकता है की जाएगी, मतलब वक्त लिया जाएगा, मौका दिया जा रहा है, हो सकता है माफी मांगने के लिए भी कहा गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में की जाएगी नहीं, कार्रवाई। तो सर मैं तो बीइंग एन सिटीजन मैं ये बोल रहा हूँ जी कि माफी मांगना और वो करना क्या कोई वो है क्या? कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? अगर मैंने इतना गंभीर हाँ डेमोक्रेसी में जो पारदर्शिता है जी वो पारदर्शिता आपके यहाँ नहीं है, जिसके आधार पर राहुल गांधी ने अगर आरोप लगाया, राहुल गांधी के विपक्ष के नेता थे, अब तो सत्ता पक्ष ने भी आप पे आरोप लगा दिया। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने आरोप लगा दिया तो आपकी पारदर्शिता क्यों कैसे बच गई? आपको कैसे ये कह करके आप बच सकते हो कि वो माफी मांगेंगे? क्या आपने जो है, अगर कोई व्यक्ति आप पे कुछ भी आरोप लगा दे माफी मांग लेगा, आप मान लोगे? ठीक है संतोष साहब, हम कोई वैल्यू और कोई मूल्य नहीं बचा इस देश के चुनाव आयोग के लिए। नहीं, बहुत कुछ है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें की, मैं बिल्कुल करूंगा आपसे सवाल। एक ब्रेक आ रही है जी कि आप देख लें कि जो अभी हरियाणा में जो ईवीएम का मामला आया, जिसमें वोट की काउंटिंग हुई, जिस जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग में जो है हारे हुए, मतलब जो चुनाव आयोग ने जिसको हरा रखा था वो उम्मीदवार जीत गया। अब दूसरी घटना जो एक वीडियो वायरल हुई थी ये पंजाब की जी, जिसमें इलेक्शन कमीशन का जो पदाधिकारी खुलेआम वोट की चोरी करते हुए पकड़ा जा रहा है, वैलिड वोटों को इनवैलिड वो कर रहा है, उसकी वीडियो आ गई। उसके बाद हमारा जो चुनाव आयोग है इतनी बचकाना बातें कहता है कि हम जो है वीडियो फुटेज नहीं दे सकते। क्या वीडियो फुटेज आप इस कारण से नहीं दे सकते? क्या वो ट्रायल रूम है जहाँ कपड़े चेंज किए जा रहे हैं? क्या उस ट्रायल वोटिंग जहाँ होती है, क्या वहां पे प्राइवेट वीडियो बनाई जाती है किसी की? कहा गया है वुमेन प्राइवेसी की भी बात की गई है। और वुमेन प्राइवेसी से ज्यादा महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बाद ये सारी चीजें, वुमेन प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट, जहां पे जो लॉ है, जो कानून है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर आप जाएंगे तो लार्जर इंटरेस्ट को हमेशा प्रोटेक्ट की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। इस हवाले से मैं आपसे मजीद सवालात हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी जो बातें कही हैं उस पर भी करूंगा। फिर उसके बाद हम बिहार के हाल बढ़ेंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं देश की डेमोक्रेसी के हवाले से, जिस तरह की सियासत इस वक्त चल रही है उस हवाले से, और इलेक्शन कमीशन पर उठने वाले सवालात के हवाले से, और उस हवाले से दिए जाने वाले जवाबात के हवाले से। और इस दरमियान जो एक जमहूरी मुल्क में जनता का जो एक विश्वास होता है, एक एतमाद होता है, वो किस पर होता है? वो डेमोक्रेसी पर। और डेमोक्रेसी से मुराद ये है डेमोक्रेसी जिस पर ठहरती है, यानी उन्हीं के वोट के ज़रिए। तो उसको जिस तरह से यानी हलाने की कोशिश की जा रही है, यानी अगर हम एनडीए की बात करें तो जिस तरह से एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है लोगों में, आखिर ये क्यों किया जा रहा है? क्या अपनी सियासत के लिए, क्या अपने इक़्तिदार के लिए, क्या बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है या फिर जो इत्तेहाद है जो सरकार चला रहे हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाने के लिए? बहुत सारे सवालात हैं। और इसी दरमियान हम बिहार की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर का मामला बिहार से ही निकल कर आया है, और इस हवाले से बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं, ख़दशात हैं कि ये सारे मुल्क में भी जो है नाफिज किया जाएगा। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेर दौरा हैं, और हम एक क़ानूनदान से, एक एडवोकेट से इस वक्त बात कर रहे हैं जो बिहार से हैं, संतोष कुमार यादव साहब। तो ब्रेक से पहले संतोष साहब, जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कुछ जवाब दिए गए उस पर भी आपने सवाल उठाए। मैं आपसे, जैसे आपने प्राइवेसी के हवाले से बात की, जैसे आपने डिजिटल जो डेटा है वो देने के हवाले से बात की, और लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद यानी इस मामले को मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि आपने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने जिस तरह से कंपैरिजन किया हॉलीवुड और बॉलीवुड का, तो उसका भी शायद
ख्याल यहाँ पर, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे जो हालात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये तक भी कहा है कि जो सिफर, जो ज़ीरो एड्रेस की बात की गई थी, तो हमने इतना तक ख्याल रखा कि जो बेघर लोग हैं उनके एड्रेस हमने ज़ीरो दिए। इतना तक हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने देश की हालत को मद्देनज़र रखते हुए इतनी तक सहूलत फराहम की, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि आप, चाहे आप हों, चाहे जितने यानी सवाल इस पर खड़े करने वाले अपोजिशन लीडरान हो, पार्टियां हों, उनकी सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस SIR के मामले को यानी रिजेक्ट नहीं किया। वो जारी, वो सारी है। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें, हिदायतें दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। दो सवाल हो गए मेरे जी। हाँ सर, देखिए, जहाँ तक आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, जी जी, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं, हाँ, एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज जो लोग हैं आज के देश में, हाँ, वो कोई भगवान नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अगर कोई कह दिया या कोई फैसला दे दिया जी, तो वो बिल्कुल अंतिम है और बिल्कुल सत्य है। दैट इज डीम्ड, ये माना जाता है कि वो जो है अंतिम फैसला है। लेकिन जब आप लीगल हिस्ट्री में जाएंगे जी, तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होती थी और सुप्रीम कोर्ट की अपील लाइज करती थी प्रीवी काउंसिल में जी, और प्रीवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती थी। और यही नहीं, अगर हम अपने जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें बात करें, हाँ, तो आप देखेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को भी बदलते रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को जब अगर लगता है कि हमने जो फैसले पहले दिए थे जी, वो सही नहीं है आज के अनुरूप या उस समय के हिसाब से, जो भी अगर सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी गलती को सुधारती है और सुधार करके अपने फैसले को बदलती है। तो इसलिए ये कोई आधार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कर दिया वो एकदम ब्रह्मा का लकीर हो गया। लेकिन काम बिल्कुल बिल्कुल वो डेमोक्रेसी में सही हो गया। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जो ताकत है वो जनता में है। जनता से ऊपर कोई भी नहीं है। और जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करने के लिए बाध्य है। हमारे जो सीजे आई है, चीफ जस्टिस है, उनकी अभी की जो टिप्पणी थी, उन्होंने कहा कि मैं जो है कानूनी रूप से बाध्य हूं निर्णय लेने के लिए। हमें संविधान यह अधिकार नहीं देता है कि हम कोई कार्रवाई ना करें। अगर मेरे पास कोई मामला आता है और हमें लगता है तो हम काम करने के, आप पे आदेश देने के लिए हम बाध्य हैं। तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हर चीज का विशेषज्ञ और हर चीज पर सही फैसले हर व्यक्ति नहीं ले सकता है। हर व्यक्ति से हर जगह पे त्रुटि हो सकती है। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जहां हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, तो डेमोक्रेसी में हर चीज डिसाइड कोर्ट से नहीं हो सकती है। बहुत से मामला है जो जनता डिसाइड करती है। जनता का हक सर्वोपरि है। अगर मैं भारत में जन्मा हूं, मैं यहाँ पे रह रहा हूं, अगर मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है तो क्या चुनाव आयोग मुझे मतलब मेरे राइट से डिप्राइव कर देगा? क्या ये मसला नहीं है? फंडामेंटल राइट का मसला नहीं है। हमारे जन्म के साथ ही हमें यहाँ के सिटीजनशिप हमें मिल जाती है, हम सिटीजन बन जाते हैं। तो जो उसके बाद जो आईडी बनाने की प्रोसेस है, SIR की जो प्रोसेस है, देयर आर मेयरली फॉर्मेलिटी। हमारा जन्म हुआ इंडियन टेरिटोरी में, हम इस देश के नागरिक बन गए और हम वोट देने के लिए इंटाइटल है। उसके बाद जो भी है वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, सिर्फ व्यवस्था को ठीक करने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग को समझना संतोष साहब, लेकिन इसको मुद्दा बनाकर अगर रखेंगे तो फिर वो सारे दस्तावेजात फिर वो यानी वो नाकारा हो जाएंगे। तो फिर वो तो जरूरी है। मैं चुनाव आयोग को मैं पूरी छूट देता हूं, बिल्कुल करो, लेकिन 5 साल बाद करो। इलेक्शन के बाद से तुम शुरू करा लो, अगले चुनाव में करा लो। कौन सा ऐसा आंधी तूफान और वो आ जाएगा इस चुनाव में अगर SIR नहीं होता है तो? आपने लोकसभा का चुनाव 2024 में कराया ना? जी हाँ।
2024 में इसी वोटर लिस्ट से देश का भाग्य तय किया ना आपने। ठीक है। इसी वोटर लिस्ट से आपने सारे चुनाव करवाए। और ये अगर जो है आपने, अगर आपको करना था तो आपने 5 साल पहले क्यों नहीं किया? जो आप बातें कर रहे हो कि दूसरे देश के लोग आकर के यहाँ घुसपैठिए आ रहे हैं, हाँ। तो घुसपैठिए तो ऐसा है नहीं कि 2024 में आना शुरू किए हैं या 2025 में आना शुरू किए हैं जी, और आपके नॉलेज में आ जाइए, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्यों है कि इलेक्शन की डेट पहले आती है, SIR बाद में होता है? ये पूरे चरित्र जो है ना आपका, यह साबित करता है कि आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के पपेट बन के काम कर रहे हैं। उस पॉलिटिकल पार्टी के जिसको बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की जनता जो है वो बगावती है, बगावती नेचर की रही है। उसने कभी भी जो है सत्ता से समझौता नहीं किया और कभी लालच में नहीं आई। आप अगर बिहार का इतिहास देखेंगे या बिहार का जो टेम्परामेंट देखेंगे बिहार के वोटर का, हाँ। तो आप देखेंगे कि मस्जिद के चाल में जो है उत्तर प्रदेश की जनता फंस गई, लेकिन बिहार में असर नहीं हुआ। बिहार में उसी लाल कृष्ण आडवाणी को, जिसको रथ पर उत्तर प्रदेश में घूमने की इजाजत थी, उसी व्यक्ति को बिहार ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके पश्चिम बंगाल भेजा और भेज करके फिर वो वापस लौटा दिया। तो ये जो बगावती तेवर है, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक नहीं चलती है, पिछले 20 साल 25 सालों में पूरी कोशिश करने के बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर चौथे नंबर की पार्टी है। माननीय नीतीश कुमार जी का अगर वोट परसेंट मतलब अलग होकर के चुनाव लड़े तो भारतीय जनता पार्टी की औकात आज भी वहां पता लग जाएगी। आज भी भारतीय जनता पार्टी की डिपेंडेंसी नीतीश कुमार जी पर है, चाहे जो भी दावे कर ले। आज भी भारतीय जनता पार्टी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम जो है अपने किसी नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। आज भी कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ये होंगे। ठीक है, उस तरफ आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले इस मामले के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, फिर हम बिहार के हवाले से जिस तरह से आपने कहा ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि वाकई नीतीश कुमार की हुकूमत ने जो कुछ भी यानी सरकार NDA के साथ जो है शामिल होकर जो कुछ इक़दाम किए, जो कुछ तरक्की के काम किए, उस हवाले से। लेकिन उससे पहले SIR और ये जितना आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो सारी बातें हुई, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, अब आपको क्या लग रहा है कि बिहार में जो ड्राफ्ट जारी किया गया था उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको अपलोड किया जाए सारे नामों को, तो अब क्या लग रहा है? जो यानी अपोजिशन का जो एक उनके जो खदशे थे, उनको जो अंदेशे थे, उस हवाले से अभी जो इलेक्शन होगा तो उस हवाले से आपका क्या कहना? जो एक तरफ ये कहा जा रहा था कि भाई हमको बहुत सारे डाउट्स हैं, ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवेंशन किया है, तो इसके बाद क्या तस्वीर आपको लग रही है इलेक्शन जो होने के लिए जा रहा है? ठीक है, जो अगर 2 डॉक्यूमेंट्स की बात सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से अभी तक किया है, जी, उसमें अगर इलेक्शन ID और आधार कार्ड शामिल कर दिया जाता है, हाँ, तो जो मतलब जो इलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत प्रभावित नहीं होने जा रही है। अगर ये 2 कार्ड होते हैं, क्योंकि ये 2 ऐसे कार्ड हैं जो सामान्य रूप से जो भी सभी के पास है, मतलब नागरिक है उनके पास लगभग लोगों के तकरीबन है। हाँ, तो इससे बहुत डेमोक्रेसी प्रभावित नहीं होने जा रही है। लेकिन अगर ये 2 नहीं साबित किया जा रहा है और षड्यंत्र के साथ, एकदम षड्यंत्र माइंड के साथ जो 11 डॉक्यूमेंट जो लिस्ट शामिल की गई है, वो सारे वो हैं जो कॉमन लोगों के पास नहीं होती है। अब मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जी या बोर्ड और यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट तो जो बोर्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन किया होगा उसके पास होगा ना। जी हाँ, मेजर आबादी तो इलिटरेट है। और जो इन्होंने गवर्नमेंट आई कार्ड की बात की, तो गवर्नमेंट आई कार्ड तो उसके पास होगा जो पढ़ाई किया होगा, पढ़ाई करके नौकरी में गया होगा, नौकरी में स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा। या पेंशन का जो कार्ड इन्होंने कहा है, तो ये सब तो उनके होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होगा उसको नहीं होगा। तो जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो है इलेक्शन ID और आधार कार्ड। अगर ये 2 चीजें अलाउ कर दी जाती है जी, तो बहुत प्रभावित इलेक्शन नहीं होने जा रहा।
ठीक है। मैं संतोष साहब यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, ये तो एसआईआर का मामला होगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और इसमें जो कुछ भी बहरहाल जो इल्ज़ाम लगे वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्व होती नज़र आ रही। अब यहाँ पर जिस तरह से इंडिया इत्तेहाद की जानिब से अब भी वही वोट चोरी की बात करते हुए ये जो वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, तो इससे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या गेन करने की कोशिश की जा रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। फिर इनसे भी सवाल है, जिस तरह से सरकार इलेक्शन कमीशन से सवाल रहा है, किया जा रहा है कि आप खुद हल्फनामा पेश करें, आप खुद या फिर एफआईआर कर दें इनके खिलाफ, लेकिन अब अपोजिशन से भी तो सवाल होगा कि आप उसी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिसके निगरानी में आप भी इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, और आप जब जीत जाते हैं तो कुछ नहीं बोलते, जब हार जाते हैं तो फिर ये सारी बातें आती हैं, कभी ईवीएम की बात होती है, कभी इलेक्शन कमीशन की पूरी स्ट्रक्चर, पूरी हैसियत के पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है, लोगों में जो है शुभात पैदा किए जा रहे हैं। तो ये जो यात्रा वगैरह चल रही है, मतलब अपोजिशन से भी सवाल है, आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें, आपको इतना अगर शुभा है तो। मसला सर यहाँ पक्ष और विपक्ष का नहीं जी, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता का मसला है जी, पक्ष और विपक्ष ये बदलते रहते हैं। मसला डेमोक्रेसी का में जनता का होता है। मैं सिटीजन हूँ यहाँ का, मैं जनता हूँ, आप जनता है, बिल्कुल। मेरा ट्रस्ट इलेक्शन कमीशन पे कायम है या नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण है जी। अब ये विश्व में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो तो पूरे विश्व में संदिग्ध है। जो अमेरिका है, जापान है, वहां पे भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है तो वो भी चॉइस देते हैं। हमारा इलेक्शन कमीशन हमें चॉइस क्यों नहीं दे रहा? मैं हूं, मुझे 0% ट्रस्ट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। मैं ये मानता हूं कि उसमें चोरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, वो तो बैलेट में भी होती थी। मेरा मसला है, क्या मुझे इलेक्शन कमीशन चॉइस देने के लिए रेडी है? और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग होंगे कि अगर उनको चॉइस मिले तो वो बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। बहुत सौ को बैलेट पे एतराज होगा, तब क्या करेंगे? नहीं, देखिए सर, बैलेट पे एतराज हो सकता है। मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि जैसे सपोज करिए कि जब बैलेट से चुनाव होते थे उस समय भी बूथों पे लूट होती थी, हत्याएं होती थी, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। लेकिन जो बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होती है हमारे देश में या किसी देश में, तो हमारे यहाँ 545 लोकसभा की सीटें हैं। कोई भी एक पार्टी 545 सीटों पर प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है तो यह पॉसिबल है कि कोई एक पार्टी 545 सीटों को भी प्रभावित कर ले, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का मसला है, टेक्नोलॉजी का मसला है। आप तो ये मानते हैं ना कि सिस्टम का मतलब ही होता है जो नेचर बदल दे। पानी का जो नेचर होता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लेकिन जब पानी में मोटर लग जाता है तो पानी का नेचर बदल देता है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है, हाइट की तरफ। जी, एम आई राइट और रॉन्ग सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो उसके मूल नेचर को बदल देती है। तो जो ईवीएम है, ईवीएम का नेचर संदिग्ध रहा है और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संदिग्ध माना है, तभी तो वीवीपीटी लगाने की बात थी। वो कहीं भी जो है ईवीएम संदेह से पड़े नहीं है। और वैसी स्थिति में जब चुनाव आयोग पार्टी विशेष की भाषा बोल रहा है जी, चुनाव आयोग अगर उसके पर आरोप लगे तो चुनाव आयोग के कहने में क्या दिक्कत है कि मैं सारे डाटा आपको अवेलेबल करा रहा हूं, आप आइए आकर चेक करिए, पक्ष के हो विपक्ष के हो। अगर आप प्रूव कर देते हैं तो ठीक है, नहीं प्रूव करते हैं तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। 15 दिन का टाइम देना चाहिए था। क्या चुनाव आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या नाम है, राहुल गांधी को और अनुराग ठाकुर को ये बात कहा है कि आप आइए और 3 दिन में हमें साबित करिए आपने जो कहा है? और नहीं करते हैं तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। क्या आपने लीगल नोटिस आज तक भेजा है चुनाव आयोग ने उनको? कोई शो को जारी किया है? क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इलेक्शन कमीशन लूट करवाता है सरकार के साथ मिल करके। ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इल्जाम लगाए जा रहे हैं जी। इलेक्शन कमीशन अगर ईमानदार है तो वो क्यों नहीं करता है बात? ठीक है, बहरहाल देखना ये होगा कि आगे वाकई क्या होगा इस हवाले से, क्योंकि जनता में जिस तरह की बात की जा रही है, जिस तरह से ये यात्रा
वोट अधिकार यात्रा को लेकर जो बिहार में जो कुछ चल रहा है, तो यही शायद बहुत सारी कोशिशें की जा रही है, लेकिन जनता वाकई जो है कितनी वाकई जागरूक है और वो किस तरह से। मोटी मैं बात बताना चाहूंगा। हाँ जी 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 जी। कि अगर आप माननीय रामविलास पासवान जी को जान रहे होंगे, हाँ, बिहार से आने वाले बिहार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक। हाँ, और उनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता था। अच्छा। उनकी उनकी मैं बातें कर रहा हूँ कि जब वो जो 5,15,000 वोट से जीते थे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। और उनको शायद ही कोई व्यक्ति हो भारत का जो नहीं जानता हो जी, और थोड़ी सी भी अगर राजनीति में इंटरेस्ट रखता है, समझ रखता है तो अब जो है, जो लोग 7 लाख 7.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, उनको तो मैं ही नहीं जानता हूँ। आप नाम पूछो, हम ही नहीं बता पाएंगे। अब जो है बिहार में, अगर बिहार का अगर आप देखेंगे कि जो पहले के इलेक्शन होते थे, पहले के इलेक्शन में 50,000 से 1.5 लाख में लोकसभा के चुनाव में जीत हार होती थी। लेकिन आप 2019 का जीत उठा करके देख लीजिए, शायद ही कोई लोकसभा होगा जिसमें 2.5 लाख वोट से कम से जीत हार हुई हो। इतने बड़े जीत का अंतर कहीं ना कहीं हमें सोचने पे बाध्य करता है कि ये चीजें पहले तो हमें देखने को नहीं मिलती थी। इतना बड़ा अंतर कहां से आ जा रहा है? ठीक। और जो चुनाव में अभी जो डाटे आके आते हैं, तो पता चलता है कि इलेक्शन में वोटिंग हो गई, वोटिंग के बाद जो वोट का परसेंटेज 10% बढ़ गया जी। उसके बाद जो टोटल वोटों की काउंटिंग होती है, तो पता चलता है कि जितना वोट पड़ा उससे ज्यादा वोट काउंटिंग हो गए। ये कैसे होता है? ये सब चीजों जब सब मिला करके हम देखते हैं, होल एंड सोल देखते हैं, तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन संदिग्ध है, इलेक्शन कमीशन का चरित्र संदिग्ध है। ठीक है, ठीक है संतोष साहब, अब इस हवाले से भी जो है बिल्कुल वक्त कम रह गया है, तो अब मैं बिहार की तामीर, तरक्की, डेवलपमेंट और फिर साथ ही साथ मसाइल के हवाले से भी, उसके लिए भी 8 मिनट रह गए हमारे पास, वक्त तो कम है। अलहदा प्रोग्राम मैं ज़रूर करूँगा जिसमें आपसे वक्त लूँगा और फिर इस हवाले से भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे मेरे सामने जो है सवालात हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपसे सवाल करता हूँ कि बिहार ने जो पिछले चंद बरसों में जो तरक्की की है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से मैंने जिक्र किया 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, उसके तहत बहुत सारी स्कीम्स, चाहे वो तालीम की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो बिजली हर घर हर देहात तक पहुंचाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो। बिहार में तकरीबन यानी मरकज़ की जानिब से ये कहा गया कि 10 लाख नौकरियां फराहम कर दी गई हैं, और फिर महिलाओं को जो है ख़ुद मुख्तार बनाने, एम्पावर करने के लिए स्कीम्स की बात हो। बहुत सारी चीज़ें, मैं शायद अभी वक्त नहीं है इतनी सारी मैं आपसे जो है तामीर और तरक्की और डेवलपमेंट की बात कर सकूं। और फिर साथ ही साथ यानी वो जो जंगल राज हुआ करता था, बिल्कुल बिहार में जो है अब सारी चीज़ें सुधर गई हैं, तकरीबन सुधर गई हैं, बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस हवाले से जनता कितनी मुतमईन है आने वाले दिनों में, क्योंकि इनको फैसला करना है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक एक करके तो हम बाद में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें मिला रहा हूँ जी। अभी जी, क्या लग रहा है जी? सर सबसे बड़ा बात जो है, जो आपने वर्ड यूज किया, जंगल राज। जंगल राज का मतलब यह होता है कि जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं जी, वो जंगल में आदिवासी के रूप में वो जंगल में ही रहते थे। जब उसका राज आ गया तो उसी को कह दिया जंगल राज। और लालू जी के शासन में ये शायद ही कोई व्यक्ति हो जो ये ना स्वीकार करे कि सामाजिक बहुत बड़ी बदलाव आई बिहार में, और जो सोशल चेंज आया उसी को इलीट क्लास अपनी भाषा में जंगल राज करता है। और जो अपराध के आंकड़े हैं वो आज उठा के देख लें और उस समय के आंकड़े उठा करके देख लें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, आपको पता लग जाएगा कि असली जंगल राज कौन है। और दूसरी बात, जो विकास की आप बातें कर रहे हैं, तो यह चुनाव थोड़ा अलग है। ये बिल्कुल एडमिटेड फैक्ट है कि नीतीश कुमार जी के शासन 20 साल के शासन में फंडामेंटली थोड़ा चेंज आया है, लेकिन जितना आना चाहिए उतना नहीं आया। लेकिन यह चुनाव थोड़ा दूसरे तरीके से होने जा रहा है। ये जनता बिल्कुल समझ चुकी है और बिल्कुल स्पष्ट वो है कि अब जो है ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है। इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, पहली बात।
दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ये हैं, तो लोग ये मान चुके हैं कि वो मेंटली फिट नहीं है अच्छा मुख्यमंत्री बनने के। और तीसरी बात है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लिस्ट में एक लीडर ऐसा नहीं है जिसको पिछले 15 साल में 3 काम आप बता सके। उसने 3 काम किया हो, एक काम किया हो। आप सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो बता दें कि पिछले 3 साल में उन्होंने कौन सा काम किया है। एक सिंगल काम जी, सिर्फ आरोप लगाने के, सिर्फ भाषणबाजी करने के। विजय सिन्हा बता दें, नित्यानंद राय वो बता दें एक काम, राजीव प्रताप रूडी वो बता दें एक काम जी, जो कपड़ा मंत्री हैं वो बता दें एक काम। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि चाहे बिहार पे जो भी आरोप लगा लिया जाए, अगर बिहार में कोई काम हुआ है तो उसको नीतीश कुमार जी ने किया है या राष्ट्रीय जनता दल ने किया। अब अगर हम बिहार से बात करते हैं, जो पटना से छपरा के बीच अगर पुल की बात आप करेंगे डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में, तो वो काम लालू जी के रीजन में रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेल बनाया था। और उस पर जो रोड बनी थी वो बिहार सरकार में, लालू जी की सरकार में ही घोषणा हुई थी कि उस पर रोड दी जाएगी। अब जो पटना से छपरा की दूरी है लगभग 70 किलोमीटर की दूरी है, उस 70 किलोमीटर की दूरी में डबल इंजन के सरकार में 5 ट्रेन आज तक नहीं दे पाई सरकार, 2 ट्रेन नहीं दे पाई। मुश्किल से एक ईएमओ जाती है, सुबह में जाती है, शाम में आती है, उसका भी कोई टाइम नहीं है। आपको घंटे की अगर बात करें तो 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी में 5 घंटे आपको ट्रेन में लगेंगे। तो वो जो हजारों करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्च हुए और बिहार सरकार के खर्च हुए वो मीनिंगलेस है। दूसरा, अगर दूसरे की बात करें, जो हाजीपुर से लेकर के छपरा तक के लिए एक अलग से रेल लाइन दिया था उसी समय लालू जी, वो पूरी तरीके से बन के तैयार है, लेकिन उसका उद्घाटन इसलिए नहीं किया जा रहा है कि इसका लाभ लालू जी को मिल जाए। तो बिहार में अभी जो डबल इंजन की सरकार है ये अच्छा अपनी काम गिनाने की स्थिति में नहीं है। आपने जो नौकरी की बात की कि 10 लाख नौकरी दी गई, उस 10 लाख दी गई हो चाहे 20 लाख दी गई हो, सबसे बड़ा बात यह है कि जो नौकरी दी गई वही नीतीश कुमार जी कहते थे कि नौकरी जो दोगे तो पैसा कहां से लाओगे, अपने बाबू के बीड़ी से लाओगे तेजस्वी जी को। लेकिन वही तेजस्वी जी उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद ये नौकरियां एक साथ दी गई। तो उसका जो श्रेय है, भले ही नीतीश जी ने ही किया हो या दोनों ने मिल करके किया, लेकिन उसका श्रेय जनता में जो है वो तेजस्वी जी को जाता है। अब जो सरकार के जो मास्टर स्ट्रोक थे जाति जनगणना, उस जाति जनगणना जो हुई वो तेजस्वी और नीतीश कुमार जी के सरकार में सारा खाका तय हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तब ये आंकड़े उजागर हुए। अब क्या है कि उस पर नीतीश कुमार जी बहुत बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे तो जो जाति जनगणना के जो आंकड़े हैं, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। जो सत्ता से बाहर है, जो शासन में नहीं है, वो दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग हैं जिनकी आबादी तो ज्यादा है लेकिन उनको हक नहीं मिल पा रहा है। तो अब इस दोनों में क्लैप्स है, इसलिए वहां पे नीतीश कुमार जी बोलने की स्थिति में बहुत नहीं है गठबंधन के कारण। तो ये सारी चीजें जो चुनौतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल लीडरशिप मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ तैयार है तो उनकी मानसिक स्थिति नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी है ओपन मंच से बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, मैं संतोष साहब बिल्कुल हमारे पास 1 ही मिनट है वैसे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट में इस बात को मुकम्मल करें। वो ये है, अलहदा प्रोग्राम में मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जानूंगा, वो ये है कि सीमांचल का, जिस तरह से आपने दलितों की बात की और आदिवासियों की बात की, पिछड़े तबकात की बात की, तो क्या वजह है कि यानी बिहार में चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, लेकिन जो सीमांचल का इलाका है ये पिछड़ा रहा। वहाँ के देखिए, जहाँ कहीं भी यानी जमहूरियत सेहतमंद तभी कहलाती है, हेल्थीएस्ट तभी कहलाती है जब वहाँ की अक़लियतें, जब वहाँ की माइनॉरिटीज़ वो भी कहें कि हाँ भाई हमको कुछ मिल रहा है। क्या वजह है कि सीमांचल को बिल्कुल नज़रअंदाज रखा गया है? बिल्कुल 2 मिनट में
हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। 1 मिनट में ही सर कोशिश करूंगा कि दे दूं। हाँ जी जी। एक्चुअली देखिए, किसी भी प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति होती है, हाँ, उसका विकास में सबसे बड़ा कारण होता है जी। तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, जिसका शोक जो है उस नदी को कहा जाता है, तो सबसे बड़ा जो बिहार का जो बेल्ट है, हाँ, उसमें सबसे बड़ा फ्लड का रीजन है। जो लोग एक साल में कमाते हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो सारी चीजें वो ढह जाती है, बह जाती है, और जो एक साल में आपकी कमाई हुई कैपिटल होती है वो सारा जीरो हो जाता है। और उसके बाद फिर से आप इकट्ठा करते हैं और दूसरी साल फिर बाढ़ आ जाती है और फिर वहीं आप पहुंच जाते हैं। तीसरे साल भी यही होता है, चौथे साल भी यही होता है। कभी बाढ़ का मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है कि जो नेपाल से पानी आती है जी, तो वो नेपाल की पानी जब तक कंट्रोल नहीं होगी तो वो जो एरिया है उस एरिया का डेवलपमेंट जिस हिसाब से चाहिए नहीं होगा, चाहे सरकार जितनी राग अलाप ले। लेकिन सच यही है कि जो बिहार का जो पानी है उसका सोल्यूशन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके नहीं निकालती है तब तक वो जो है नदी जो है बिहार के लिए अब साफ रहेगी। इसके लिए संतोष साहब एक इंटेंशन की जरूरत है, कि विल की जरूरत है। क्यों वो विल नहीं हो रही है, इस हवाले से मैं अगले प्रोग्राम में आपसे सवाल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी जी नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।